गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम जो विनिर्माण उद्योग लेसन हम कर रहे हैं, आज हम उसको कंप्लीट कर लेंगे। हम सब पढ़ चुके हैं। उसमें क्या विनिर्माण उद्योग को वस्तु निर्माण उद्योग भी कहते हैं, और कृषि आधारित उद्योग देखे, खनिज आधारित उद्योग देखे, हमने कई तरीके के सीमेंट उद्योग देखे, सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग देखे, ये सारे उद्योग देखे। लेकिन आज हम देखेंगे औद्योगिक प्रदूषण और पर्यावरण निम्नीकरण। यानी जब उद्योग स्टैब्लिश होते हैं तो कुछ प्रदूषण भी होता है, औद्योगिक प्रदूषण और पर्यावरण निम्नीकरण। यद्यपि उद्योगों की भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है, तथापि इनके द्वारा बढ़ते भूमि, वायु, जल और पर्यावरण प्रदूषण को भी नकारा नहीं जा सकता। यानी उद्योग तो बढ़ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो इनसे प्रदूषण हो रहा है उसको भी हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। उद्योग चार प्रकार के प्रदूषण के लिए उत्तरदायी है। चार तरीके के प्रदूषण होते हैं उद्योगों से। पहला वायु प्रदूषण होता है, जल प्रदूषण होता है, भूमि प्रदूषण होता है और ध्वनि प्रदूषण होता है। चार तरीके के प्रदूषण होते हैं। पहला है वायु प्रदूषण। अधिकतर अनुपात में अनचाही गैसों की उपस्थिति जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और वायु प्रदूषण का कारण है। यानी जब फैक्ट्रीज में कुछ काम होता है तो कुछ गैसेस उससे रिलीज होती हैं। जैसे हम पढ़ चुके हैं, एक 8th क्लास में चैप्टर हमने पढ़ा था, भोपाल गैस ट्रेजेडी ना, एक हत्याकांड हुआ था वहाँ पे। हत्याकांड जिसको कहेंगे क्योंकि वो मालिक को बताया जा रहा था गैस रिस रही थी, और वो भी एक तरीके का प्रदूषण है। तो वायु प्रदूषण, ये जो गैसेस लीक होती हैं या गैसेस जो निकलती है फैक्ट्री से वो हवा में मिल जाती है, उससे वायु प्रदूषण होता है। जैसे आजकल दिल्ली में हम देखते हैं स्मॉग, तो वहाँ पराली जलाई जाती है। हमारे आसपास के जो गांव हैं उनमें पराली जलती है, उस पराली से वायु प्रदूषण होता है। जो व्हीकल्स चलते हैं उनसे वायु प्रदूषण होता है, उनसे निकलने वाले धुएं से वायु प्रदूषण होता है। तो हवा में एक किस्म का पॉल्यूशन आ जाता है, ये कहलाता है वायु प्रदूषण। और ये कैसे होता है? धूलि, स्प्रे, कुहासा और धुआं, रसायन और कागज उद्योग, ईंटों के भट्टे, तेल शोधनशालाएं, प्रज्वलन उद्योग, जीवाश्म ईंधन दहन और छोटे बड़े कारखाने प्रदूषण के नियमों का उल्लंघन करते हुए धुआं निष्कासित करते हैं। यानी कि एक रूल बना हुआ, फिर भी इन रूल्स को तोड़ देते हैं उद्योग, और उससे ध्वनि प्रदूषण होता है। और ये वायु प्रदूषण जो है मानव के स्वास्थ्य पर, पशुओं पर, पौधों पर, इमारतों पर, पूरे पर्यावरण पर एक बहुत बुरा प्रभाव डालता है। हम देखते हैं जब वायु प्रदूषण होता है तो सांस लेना भी थोड़ा मुश्किल होने लगता है हम लोग को। जब स्मॉग होता है ना, तो आजकल तो खैर हम मास्क लगा रहे हैं, लेकिन गुजरे सालों में देखें जब स्मॉग होता था मास्क नहीं लगाते थे, आंखों पे असर होता था, धुआं से नाक पे हमें अजीब सा हो जाता था। तो ये वायु प्रदूषण है, गैसेस की वजह से ये वायु प्रदूषण होता है जो फैक्ट्री से निकलती हैं। फिर है जल प्रदूषण। उद्योगों द्वारा कार्बनिक और अकार्बनिक अपशिष्ट पदार्थों के नदी में छोड़ने से जल प्रदूषण फैलता है। ये हमें मालूम है कि जो उनके अपशिष्ट पदार्थ हैं, यानी जो उनका वेस्ट है, वो नदियों में आकर मिलता है। और वो जो वेस्ट है, जो उनका माल, जो पानी जो उनका आ रहा है, या उसको हम बोल सकते हैं अपशिष्ट पदार्थ जो उनके आ रहे हैं, उसमें कुछ कुछ केमिकल्स मिले होते हैं, और वो केमिकल्स जो है वो नदियों में जब आ जाते हैं तो नदी के पानी को प्रदूषित कर देते हैं। ये क्या जल प्रदूषण के प्रमुख कारक हैं? कागज, लुगदी, रसायन, वस्त्र, रंगाई उद्योग, तेल शोधनशालाएं, चमड़ा उद्योग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग उद्योग है जो रंग, अपमार्जक, अम्ल, भारी वस्तु जैसे सीसा, पारा, कीटनाशक, उर्वरक, कार्बन, प्लास्टिक और रबर सहित कृत्रिम रसायन आदि जल में वाहित करते हैं। भारत के मुख्य अपशिष्ट पदार्थों में फ्लाई ऐश, फॉस्फोजिप्सम और लोहा इस्पात की अशुद्धियां हैं। यानी सारा जब नदियों में मिल जाता है, और वही कई बार पानी हमारे घरों में आता है, और उसके जरिए से हमारे घरों में, हमारी जिंदगी में प्रदूषण की एंट्री हो जाती है। तो ये भी है। तो दो तरीके के हमने देख ली, वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण। थर्ड हमारा है तापीय प्रदूषण, यानी गर्म ताप से। जब कारखानों और ताप घरों से गर्म जल को बिना ठंडा किए ही नदियों और तालाबों में छोड़ दिया जाता है, यानी जो अपशिष्ट पदार्थ हैं बिना ठंडा किए उन्हें गरम गरम ही नदियों में छोड़ दिया जाता है, तो जल में तापीय प्रदूषण हो जाता है। जल गर्म हो जाता है, प्रदूषण बहुत ज्यादा हो जाता है। जलीय जीवन पर इसका क्या प्रभाव होगा ये देखते हैं। परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के अपशिष्ट और परमाणु सशस्त्र उत्पादक कारखानों से कैंसर, जन्मजात विकार और अकाल प्रसव जैसी बीमारियां हो जाती हैं। इतना खतरनाक है तापीय प्रदूषण, जिससे कैंसर का खतरा होता है। वो गंदा पानी हम लोग पी लेंगे, कैंसर का खतरा है, या जन्मजात विकार
मतलब पैदाइशी कुछ हमारे अंदर, लोगों के अंदर कुछ गड़बड़ियाँ हो जाती हैं, अपंग हो जाते हैं या सही नहीं होता बॉडी, वो सब विकार हो जाते हैं। मृदा यानी मिट्टी और जल प्रदूषण आपस में संबंधित हैं। मलबे का ढेर, विशेषकर कांच, हानिकारक रसायन, औद्योगिक बहाव, पैकिंग, लवण और कूड़ा करकट मृदा को अनुपजाऊ बनाते हैं। मिट्टी भी अनुपजाऊ हो जाती है, पानी से पानी भी, और वही पानी अगर हम खेतों में डालेंगे तो हमारी फसलें भी खराब हो जाती हैं। तो इस प्रकार से ये खतरनाक है। फिर चौथा है ध्वनि प्रदूषण, नॉइज पॉल्यूशन। ध्वनि प्रदूषण से खिन्नता और उत्तेजना ही नहीं वरन श्रवण अक्षमता, हृदय गति, रक्तचाप तथा अन्य कायिक व्यवस्थाएं भी बढ़ती हैं। ध्वनि प्रदूषण से एक इरिटेशन होती है। अगर मान लो हमारे घर के आसपास फैक्ट्री और हर वक्त वहाँ मशीनें चलें तो कितना शोर होगा, ना सो सकते ना पढ़ सकते, और अगर कोई बीमार है तो बेचारे उसके लिए प्रॉब्लम, यानी बहुत समस्याएं खड़ी हो जाती है। और कई बार हार्ट बीट्स तेज हो जाती हैं, बीपी होने लगता है इन सब प्रॉब्लम से, बहुत सी प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है ध्वनि प्रदूषण से। अनचाही ध्वनि उत्तेजना और मानसिक चिंता का स्रोत होती है। औद्योगिक और निर्माण कार्य, कारखानों के उपकरण, जनरेटर, लकड़ी चीरने के कारखाने, गैस यांत्रिकी और विद्युत ड्रिल भी अधिक ध्वनि उत्पन्न करते हैं। यानी कई बार जब फैक्ट्रीज बनाई जाती है तो तब भी बहुत ध्वनि प्रदूषण होता है। मशीनें चलती दिन रात, कुछ पत्थर कट रहा है, लकड़ी कट रही है, उसकी वजह से बहुत प्रदूषण होता है। फिर उसके बाद कई बार जनरेटर्स चलते हैं वहाँ पर मशीनों के लिए, कितना शोर करते हैं जनरेटर, और जनरेटर से तो शोर तो होता ही है, साथ में वायु प्रदूषण भी होता है जब उससे धुआं निकलता है। तो ये सब है। ड्रिलिंग मशीन्स होती हैं, कितना शोर करती है ड्रिलिंग मशीन्स, तो ये सब ध्वनि प्रदूषण होता है। पर्यावरणीय निम्नीकरण की अब रोकथाम कैसे की जा सकती है? विभिन्न प्रक्रियाओं में जल का न्यूनतम उपयोग तथा जल का 2 या अधिक उत्तरोत्तर अवस्थाओं में पुनर्चक्रण द्वारा पुनः उपयोग, यानी या तो 2 वो रखी जाए स्थिति कि लोगों के इस्तेमाल के लिए अलग पानी हो और इन फैक्ट्री से जो पानी जा रहा है वो अलग जगह जाए, तो ये एक तरीका है। जल की आवश्यकता पूर्ति हेतु वर्षा जल संग्रहण, और जल की आवश्यकता को पूरा करने के लिए नदियों के पानी को ना छड़ा जाए क्योंकि वहाँ तो मिला हुआ पानी, प्रदूषण वाला पानी रहता है, तो हम वर्षा के जल को भी संग्रहित कर सकते हैं। नदियों और तालाबों में गर्म जल अपशिष्ट पदार्थों को प्रवाहित करने से पहले उनका शोधन करना चाहिए। यानी कई बार जैसे हमने पढ़ा ना कि तापीय प्रदूषण, फैक्ट्रीज जो है वो गर्म अपशिष्ट पदार्थ बहा देती, तो उनको सख्त रूल बनाना चाहिए कि नहीं, तुम्हें ठंडे अपशिष्ट पदार्थ ही बहाने हैं, गर्म नहीं बहाने हैं। यांत्रिक साधनों द्वारा प्राथमिक शोधन, इसमें अपशिष्ट पदार्थों की छटाई होनी चाहिए, उनके छोटे छोटे टुकड़े करने चाहिए, ढकना चाहिए और तलछट जमाव आदि सम्मिलित हैं। और जमा नहीं होना चाहिए फैक्ट्रीज का पानी कहीं पर भी, तो कितना पॉल्यूशन होता है, कीड़े भी जमा हो सकते हैं, रासायनिक पदार्थ होते हैं उसके अंदर, तो ये सब हमें ध्यान रखना है। जैविक, रासायनिक और भौतिक प्रक्रियाओं द्वारा तृतीयक शोधन, इसमें अपशिष्ट जल को पुनर्चक्रण द्वारा पुनः प्रयोग योग्य बनाया जा सकता है। यानी जो अपशिष्ट जल है, जो पॉल्यूशन से मिला हुआ जल है, उसको रिसाइकिल करके दोबारा उपयोग के लिए हम बना सकते हैं। या भूमिगत जल का स्तर कम है, वहाँ उद्योगों द्वारा इसके अधिक निष्कासन पर कानूनी प्रतिबंध होना चाहिए। जहाँ पर भूमि में, क्योंकि आजकल तो मोटर लगा के लोग ज़मीन से पानी निकाल लेते हैं, तो जहाँ पर भूमि में जल बहुत नीचे चला गया है, वहाँ पर कुछ रूल रेगुलेशंस गवर्नमेंट को बनाने चाहिए, फैक्ट्रीज के लिए, सरकार को, ताकि वो उस भूमि के पानी को बिल्कुल ख़त्म ना कर सके। वायु में निलंबित प्रदूषण को कम करने के लिए कारखानों में ऊंची चिमनियाँ होनी चाहिए। चिमनियों में इलेक्ट्रोस्टैटिक अवक्षेपण, स्क्रबर उपकरण और गैसीय प्रदूषक पदार्थों को जड़त्वीय रूप से पृथक करने के लिए उपकरण होने चाहिए। कारखानों में कोयले की जगह तेल और गैस का प्रयोग होना चाहिए जिससे धुआं ना हो। मशीनों और उपकरणों का प्रयोग किया जा सकता है। जनरेटरों में साइलेंसर लगा होना चाहिए। ऐसी मशीनरी का प्रयोग किया जाए जो ऊर्जा सक्षम हो और कम ध्वनि प्रदूषित करे। ध्वनि अवशोषित करने वाले उपकरणों के इस्तेमाल के साथ कानों पर शोर नियंत्रण भी नहीं होना चाहिए। ये सब होना चाहिए। ये कुछ रोक लगानी चाहिए, कुछ रूल रेगुलेशंस बनाने चाहिए जिससे ये प्रदूषण कम से कम हो और ना हो, ताकि लोगों को आराम रहे, लोगों को नुकसान ना हो। कई बार बेटा प्रदूषण इतना ज़्यादा खतरनाक हो जाता है कि लोग बहुत ज़्यादा बीमार पड़ जाते हैं, मर भी सकते हैं। तो इन पर रोक लगनी चाहिए। उद्योग तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ जो इसके नकारात्मक रूप है उन पर भी हमें थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। ठीक है, ये चैप्टर यहीं कंप्लीट होता है बेटा। ये चैप्टर एक बार अपने आप भी पढ़ लेना। क्वेश्चन आंसर्स मैं भेज दूंगी, वो क्वेश्चन आंसर्स तुम्हें करने हैं। अब नेक्स्ट क्लास जब हमारी होगी तो इसी का एक और चैप्टर हमारा रह गया, उस चैप्टर को हम करेंगे।
एक अगली बात, तुम लोगों को सभी को मैं अपने गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ, जो हम कल मनाएंगे। 26 जनवरी को मनाया जाएगा और ये हमारा 72वां गणतंत्र दिवस है। और इसी दिन हमारा 1950 में संविधान लागू हुआ था, हम सबको मालूम है। 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया था, लेकिन 26 जनवरी 1950 को पहला गणतंत्र दिवस हमने मनाया था। तो हम कल 72वां अपना गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। परमेश्वर से हम सब दुआ करेंगे कि प्रभु जी हमारे देश को खूब तरक्की दें, तमाम लोगों को तरक्की दें, देश में शांति रहे और देश में तरक्की रहे, उन्नति रहे। आप सबको एक बार फिर से रिपब्लिक डे बहुत बहुत मुबारक हो।